उस आदमी ने कुल्हाड़ी से लोहे का जाल खटखटाया। तभी एक आकृति सामने आई और उनके पास पहुंची। दोनों को एहसास हुआ कि यह एक ज़ॉम्बी था जिसके पास स्नाइपर राइफल थी, जैसा रिक ने सपने में देखा था। मिचोन ने कटाना निकाला और ज़ॉम्बी को जल्दी से निपटा दिया। रिक ने जमीन पर गोलियों के खोल देखे। उसने अनुमान लगाया कि ये सेना के इस्तेमाल के थे और वो ज़ॉम्बी शायद यहाँ तैनात सैनिक था, जो बताता है कि यहाँ और भी बंदूकें होंगी। उसने तुरंत अंदर जाकर देखने का फैसला किया। इसके बाद रिक और मिचोन ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब वे छत पर पहुंचे उन्होंने देखा कि पूरा मनोरंजन पार्क लाशों से भरा था और उनमें से ज्यादातर सैनिक थे। वायरस फैलने के बाद यह शायद एक शरण स्थली थी। लगता है पहले ज़ॉम्बी ने यहाँ हमला किया और अंत में सेना भी हार गई। रिक ने देखा कि सैनिकों के पास बंदूकें थीं। वे बंदूकों की तलाश में आए थे और रिक इस मौके को नहीं गंवाना चाहता था। लेकिन तभी दोनों ने छत पर कुछ हलचल सुनी और वे नीचे गिर गए। खुशकिस्मती से कोई चोट नहीं आई। रिक ने कुछ देखा और मिचोन को इशारा किया। सामने बड़ी मात्रा में खाना था, सब तैयार राशन। उनका रात का खाना तय हो गया। दोनों ने लंबे समय से इतना अच्छा खाना नहीं खाया था। मिचोन ने सुझाया कि वे आज रात यहीं रुकें, कल बाहर की लाशों को साफ करें, उन्हें निपटाने के बाद हथियार और खाना लेकर निकल जाएं। लेकिन रात में रिक सो नहीं पाया। दुनिया के अंत के बाद से उसने बहुत दोस्त खोए थे, यहाँ तक कि परिवार और भाई भी चले गए थे। अंतिम दिनों के नियमों के अनुसार उसे बहुत बदलना पड़ा, लेकिन ये टॉम के दिल में रिक हमेशा वही न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी रहेगा। अगले दिन मिचोन और रिक मनोरंजन पार्क के बाहर आए और टिन के डिब्बे के पीछे छिपकर देखने लगे। रिक ने देखा कि बाहर सिर्फ 9 ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उसने पहले लोहे की जाली के बाहर के ज़ॉम्बी को मारने का फैसला किया, फिर गाड़ी चलाकर मनोरंजन पार्क के छेद को बंद करने का, और मिचोन को बताया समस्या को हल करने के लिए ठंडे हथियारों का उपयोग करें। दोनों अलग अलग रणनीति अपनाने लगे। मिचोन लाशों को आकर्षित करेगा, रिक कार के पास एक को निपटाएगा। मिचोन की आवाज से आकर्षित लाशें उस पर हमला करने लगी। रिक कार तक पहुंचा पर शीशे पर एक लाश देखी। उसे पीछे से खींचकर निकालना पड़ा। मिचोन लाश हटाकर कार धकेलने आया। रिक ने पाया कि ब्रेक खराब है और मुसीबत यह कि मिचोन के दाईं ओर एक रहस्यमय व्यक्ति ने गोली चलाई। गोली मिचोन को नहीं लगी। गोली चलाने वाला कोई जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक फंसी हुई लाश थी। मिचोन जल्दी से डिक्की में घुसा, दरवाजा बंद किया। कार नियंत्रण खोकर सीधे मनोरंजन पार्क में घुस गई। जल्द ही कार लाशों से भर गई और आसपास की लाशें भी आ रही थीं। रिक को सनरूफ से बाहर निकलना पड़ा और मिचोन को भी खींच लिया। लाशें बढ़ती जा रही थीं। दोनों बाड़े में कूद गए, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित और लाशें साफ करने के लिए बेहतर जगह थी। दोनों ने बाड़े के बाहर की लाशें साफ करनी शुरू की। लाशों ने बाड़ा गिरा दिया। वे पीछे हटने लगे। दोनों पार्क के अंदर भागे। लाशों को रोकने के लिए तख्ते पलटे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। रिक ने एक योजना बनाई। मिचोन स्लाइड पर जाएगा, वह फेरिस व्हील पर। लाशों को अलग अलग आकर्षित करके मारेंगे। जल्द ही मिचोन स्लाइड पर भाग गया और रिक फेरिस व्हील के पास आया। वह अंदर गया, दरवाजा बंद किया और बाड़ पर छड़ी से दस्तक दी। जब लाशें करीब आईं तो वे उन्हें साफ करने लगे। दोनों ने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है। लाशों को मारना उनके लिए आसान हो गया है। अगर हथियार हो तो इन लाशों से निपटना मुश्किल नहीं। रिक ने लाशों की गिनती की और मिचोन से तुलना की कि किसने ज्यादा मारी। रिक छड़ी से कुछ करने वाला था, तभी उसे कुछ दिखा। दूर एक हिरण चल रहा था, वही जो मिचोन ने देखा था। रिक ने हिरण का शिकार करके मिचोन को देने का फैसला किया। वह सावधानी से फेरिस व्हील पर चढ़ा और बंदूक निकाली। तभी उसने देखा कि कई लाशें हिरण की ओर बढ़ रही थीं। रिक ने गोली नहीं चलाई। वह लाशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन उसका हाथ कांप गया और वह फेरिस व्हील से गिर पड़ा। मिचोन ने यह देखा और घबराकर रिक की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह रिक तक पहुंचा तो देखा कि लाशें उसे खा रही थीं। मिचोन टूट गया। उसने रिक को अपना पति मान लिया था और अब वह उसकी आंखों के सामने मर रहा था। मिचोन की जीने की इच्छा खत्म हो गई। उसने अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। तभी लाशों ने मिचोन को देख लिया और उसकी ओर बढ़ने लगी। वह दुख में डूबा था और लाशों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन रिक मरा नहीं था। रिक एक बॉक्स में छिप गया, फिर लाशों को धक्का देकर भागा और जमीन से तलवार उठा ली। लाशों से निपटने के बाद मिचोन बिना हिचकिचाहट रिक की ओर दौड़ा। पति पत्नी एक दूसरे से लिपट गए, डर रहे थे कि शायद फिर कभी न मिल पाएं। फिर उन्होंने पार्क में हथियार खोजे और जल्द ही कई बंदूकें मिल गईं। घर का खाना भी गाड़ी में लादा गया। वे सफाई कर्मियों की जगह की ओर चल पड़े। आधे घंटे बाद रिक ने जेंडिस को 63 बंदूकें दी, लेकिन उसे ये कम लगी। जेंडिस की बंदूक लाशों के बीच थी, पर वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जेंडिस की बंदूक लाशों के बीच थी, पर वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जेन लाशों के बीच था, पर हिल नहीं पा रहा था। फिर उसने एक और चाल चली। उसने रिक से कहा कि अगर साथ काम करना है तो उसे दोगुनी बंदूकें चाहिए। रोहिता ने यह सुना और तुरंत उसे तलवार दे दी। इसलिए जेंडिस और रोहिता ने साथ में लाशों के देश में प्रवेश किया। लेकिन टीम को नहीं पता था कि जेंडिस एक झगड़े को रोक पाएगा। नतीजतन उन्हें लाशों के देश में एक रात बितानी पड़ी। जेंडिस दुश्मनों से घिर गया और लाशों के देश में रात बिताई। लाशों के देश में रात बिताना पड़ा। वे लाशों के देश में रात बिताते रहे। वे लगातार दुख में डूबे रहे। इस तरह बस ऐसा मत करो, उसने रिक को बंदूक रखकर जाने को कहा। हमें अपने लिए थोड़ा और खरीदना होगा।
मैं बिल्ली रखूंगा, हम बंदूकें देंगे, साथ लड़ेंगे। हाँ कहो। कोई चारा नहीं, खुद को कैदी बनने दिया। रिक को फिर से खोजना पड़ा। रिक और बाकी लौटे, पर रोहिता गायब थी। उसने तारा से पूछा, क्या रोहिता दिखी? तारा ने कहा, चिंता मत करो, रोहिता सामान खोजने गई होगी। सोचकर तारा ने रिक को गांव के बारे में बताया। रोहिता सामान खोजने नहीं गई थी, वह पहाड़ पर साशा को लेकर नेगन को मारने गई। साशा टीम की सबसे अच्छी निशानेबाज है। रोहिता ने बैग से स्नाइपर निकाला और उसे घूरा। साशा ने कहा, मैंने रोहिता को नहीं देखा। उसने कहा, मैंने उसे बंदूक दी। साशा नेगन को मारेगी। रात में एक केबिन में कैरोल सो नहीं सका। सोचा डेरिल ने धोखा दिया, डेरिल कुछ छिपा रहा होगा। अगली सुबह कैरोल समुदाय में क्या हो रहा है पूछने गया। रास्ते में लाशें मिली, कैरोल ने आसानी से निपटाया। आधे घंटे बाद वह पहुंचा, पर सामने कई लाशें थीं।